Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello friends, welcome back. We have started our first chapter in last lecture and now we have to start our second topic which is measurement of length. तो दोस्तों measurement of length देखने से पहले हमें लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक छूट गया था, उसको पहले कवर करना है। तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो आप कहोगे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, सभी जो चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर छोटी छोटी, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था। तो दोस्तों हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और डिराइव क्वांटिटीज़ की एक यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। तो दोस्तों एसआई यूनिट में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स बनाए गए होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जिसका आज हमें जिसके बारे में जानना है। तो 3 क्वांटिटीज़ 4-5 क्वांटिटीज़ लेता हूँ दोस्तों आपको समझने के लिए। पहली जो है हम जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है लेंथ, मास, टाइम। एक लेता हूँ मेरी फेवरेट फोर्स और एक लेता हूँ दोस्तों वर्क, जिसका यूनिट है जूल। तो दोस्तों अभी देखिए इनकी एसआई यूनिट्स हम लिख लेंगे। तो एसआई यूनिट्स लेंथ का क्या है दोस्तों, यह है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, फोर्स का क्या है दोस्तों, वो है न्यूटन और वर्क का है जूल। तो दोस्तों इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट्स क्या है, सिंबल ऑफ मीटर क्या है दोस्तों, सबको पता है एम है, किलोग्राम का केजी है, सेकंड का सेकंड है, न्यूटन का एन है और जूल का कैपिटल जे है। तो दोस्तों अपने ये लास्ट कुछ कोर्सेज जो लास्ट क्लासेस थे उसमें भी ये ऑब्जर्व किया होगा। देखो मीटर जो होता है, मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का, ऐसे जो सिंबल है कुछ ये स्मॉल लेटर्स में दिए गए होते हैं और न्यूटन, जूल ये कोई स्पेशल है, ये कैपिटल में दिए गए होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अगर कोई ऐसा यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम से या कोई पर्सन के नाम से दिया गया है तो हम उसे कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नाम पर्सन के नाम से नहीं दिया गया हो या कोई साइंटिस्ट के नाम पे से नहीं बना हुआ हो तो वो हम स्मॉल लेटर्स में मेजर करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों जब हम पूरा नाम लिखते हैं, कोई भी यूनिट हो, फिर वो साइंटिस्ट के नाम से आया हो या साइंटिस्ट के नाम से नहीं आया हो, तो हमें स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करनी होती है। यहाँ देखिए मीटर एम से शुरुआत हुआ, किलोग्राम के, ये सब स्मॉल लिखे हुए हैं। तो ये रूल हमें ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। उसके बाद दोस्तों बहुत बार हम क्या करते हैं, हमें कहा गया फोर्स लिखिए 25 न्यूटन, तो हम लिख देते हैं न्यूटन्स, तो ये है रॉन्ग। हमें लिखना होता है 25 न्यूटन बस, क्योंकि यूनिट है, इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो ये सेकंड रूल भी ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों बहुत बार हम ऐसा कर देते हैं 25 न्यूटन फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस हम ऐसे ही लिख पाते हैं। ये भी रॉन्ग है, ये सही है। आया समझ में दोस्तों। अभी जो उसके आगे वाला रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो दोस्तों एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी है, जो यूनिट्स है सॉरी, ये आपको इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी का जो यूनिट है दोस्तों ये क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या आएगा, सेकंड। ये ऐसा अगर किसी को नहीं समझता है तो मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों हम लोग यूनिट रिप्रेजेंट करने के वक्त इन्हें ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, 2 बार अपॉन लिख के नहीं मेज़र कर सकते।
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, एक ही बार हम ऐसे इजीली, आया समझ में। उसके बाद वाला जो रूल है दोस्तों वो हम देखते हैं। आप ये सब रूल्स बुक में पढ़ सकते हो, बट मुझे लगा कि ये एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अगर किसी को बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती हो और वो रट्टा मारने की कोशिश करता हो तो अच्छा नहीं होगा। चलो कर देते हैं शुरू। तो दोस्तों अभी जो रूल है वो है, देखिए, अगर मुझे 1 मिलीमीटर कहा गया तो दोस्तों ये 1 मीटर दिया गया, ये मुझे इसका कन्वर्जन लिखना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ मिलीमीटर लिख सकता हूँ। और दोस्तों मुझे अगर कहा गया 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन लिखिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻² ऑफ मीटर। अगर मानो दोस्तों मुझे कहा गया 1 मिलीमीटर को किलोमीटर में बनाइए या 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बनाइए, आपको इजी लगने के लिए मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ मिलीमीटर इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये अगर कन्वर्जन हमने ऐसे लिखा दोस्तों 10⁻³ मिलीमीटर, तो ये ऐसे लिख दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। हम एक ही जो कन्वर्जन के बाद आने वाला यूनिट है वो एक ही यूनिट को 2 बार नहीं लिख सकते। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना जरूरी है। और दोस्तों ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, हमें डायरेक्टली लिखना होगा 10⁻⁶, ये यहाँ 3 होगा, 10⁻⁶ ऑफ मिलीमीटर्स ऐसे लिखना होगा। 10 का जो पावर है वो हमें चेंज करना होगा। तो दोस्तों अभी हम ध्यान रखते हैं, देख लीजिए, अगर आपको मीटर पर सेकंड ये अगर आपको डिनोट करना है, वेलोसिटी का यूनिट है सबको पता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पावर्स की रूल के हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हमने अभी देखा mm जो लिखा होता है इसके बीच में स्पेस दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि मिलीमीटर, ये मीटर को लगाया हुआ मिली जो है ये प्रीफिक्स है। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो ये मिली सेकंड्स भी लगेगा ना, ms अगर होगा तो दोस्तों इसके बीच में जो गैप देना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं बीच में हाइपन देके। तो अगर हमें कोई रेशो वाला जो यूनिट है वो अगर डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, या तो दोनों के बीच में स्पेस देते हैं या तो दोनों के बीच में हाइपन देते हैं। आया समझ में? बहुत इजी टॉपिक है। अभी चलो हमारे सेकंड टॉपिक को शुरुआत करते हैं जो आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों सेकंड टॉपिक जो है वो है आपको दिया हुआ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अभी आप कहोगे वही क्या है, कल भी तो हमने मेजरमेंट किया हुआ था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो दोस्तों मुझे आप बताना, आपको अगर कहा गया कि आप ये बोर्ड का मेजरमेंट लीजिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपका फेवरेट स्केल लोगे और मेजरमेंट करने के लिए लग जाओगे। तो दोस्तों अभी अगर हमें इस बोर्ड का मेजरमेंट दिया गया, आप स्केल से डायरेक्टली कर लोगे, अच्छी बात है। अगर हमें कहा गया, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये पेन का लेंथ कम से कम यूनिट में, कम से कम मीन्स अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मानते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो कम से कम यूनिट जो आपकी स्केल पे मौजूद है उसमें मेजर कीजिए। तो आप क्या करोगे, हम मिलीमीटर से मेजर करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर कहो, जिसकी लेंथ कहो, वो मीटर से, मिलीमीटर से भी कम है, तो आप क्या करोगे, तो आप स्केल से नहीं कर पाओगे मेजरमेंट।
और अगर आपको कहा गया कि बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है, मान लो अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो स्केल, इतनी बड़ी स्केल कहाँ से लाओगे? तो दोस्तों कि ऐसे मेज़रमेंट्स करने के लिए हमें कोई मेथड्स होती है, अलग अलग मेथड्स होती है। तो वो 2 टाइप्स की मेथड है, हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, पहली जो मेथड है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और सेकंड वाली जो मेथड होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड। अभी मेथड यानी क्या? इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये क्या है ये हम जान लेंगे। तो पहली जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें हम मीटर स्केल जो यूज़ करते हैं उससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। और ये जो मीटर स्केल होती है दोस्तों, इसमें सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है लीस्ट काउंट इसका मिलीमीटर में। आपको पता ही है, ये ऐसी स्केल आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर हमें मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस अगर मेजर करना है, तो हम जब आप लोग आपके कॉलेज में जाओगे और फिजिक्स की लैब में एक इंस्ट्रूमेंट देखोगे जिसका नाम होगा दोस्तों वर्नियर कैलिपर। तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हुए आप 0.1 मिलीमीटर तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद स्क्रू गेज नाम का भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको देखने मिलेगा। ये नाम ध्यान रखना, जब एक लैब में जाओ तब पूछना टीचर्स से कि वर्नियर कैलिपर कौन सा है, स्क्रू गेज कौन सा है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार आप देख लोगे तो वो कंसेप्ट आपके ध्यान में रहेगा। और तब लीस्ट काउंट क्या है ये भी देख लेना, कैसे मेज़र होता है वो सीख लेना। दोस्तों ये आपको इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करेगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है दोस्तों? ये होता है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ तक आप कम से कम डिस्टेंस ये इंस्ट्रूमेंट के सहारे से कर सकते हो। अगर मानो दोस्तों, अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरुआत करते हैं। अगर मानो कि आपको दिया गया हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं तो मॉलिक्यूल्स, एटम, इनकी लेंथ मेजर करना होता है, तो दोस्तों आप कहोगे यार वो तो माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं है, लेंथ कैसे मेजर करें? तो दोस्तों हम ऐसे वक्त क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अभी देखो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी लेंथ तो कुछ कम ज़्यादा हो भी सकती है, तो हम यहाँ एक अप्रॉक्सीमेट लेंथ मेज़र करते हैं। ये जो होती है ये फाइनल लेंथ नहीं होती, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट मेथड में लेते हैं। अगर हमें बहुत छोटी, टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है, ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। और इससे भी अगर छोटा करना है मेज़र, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? टनेलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। अभी ये वर्ड सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, टनेलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपके बुक में दिया हुआ है। आप अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो उठाइए अपने गूगल को और पूछिए क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो नहीं, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार 9th में 10th में, यहाँ से अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस इतना है, अर्थ से लेके मून का डिस्टेंस इतना है, अर्थ से लेके जुपिटर का डिस्टेंस इतना है, और इन्हीं जैसे ही ये मेज़रमेंट होने लगे इनडायरेक्ट मेथड से ही हुए, तो इन्हीं का यूज़ करके हमारे साइंटिस्ट मून तक पहुँच गए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस मेजर कैसे किया गया होगा। तो इसके लिए एक मेथड है जो आज हमें पढ़नी है, उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। तो दोस्तों पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों पैरेलैक्स मेथड जो होगी ये तो इनडायरेक्टली मेथड ही होगी। क्योंकि अगर मानो सन का डिस्टेंस लेने कोई अगर जाता है, यार अर्थ पे ही अभी सन की वजह से इतनी गर्मी होती है, कोई जा पाएगा सन पे? तो नहीं, हमें अर्थ से ही
सन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है। तो हमें ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स का मेज़रमेंट लेने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पैरेलैक्स मेथड को। ध्यान में रखना दोस्तों, आज जो आपको बताए गए वर्ड्स है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसके लिस्ट काउंट्स, ये क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे क्वेश्चन CET JEE नीट में आते हैं। आपको ऐसे लगता है JEE और नीट के लिए बहुत कुछ अलग पढ़ना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना होता है। आया समझ में? तो चलो शुरुआत करते हैं पैरेलैक्स मेथड को। अभी पैरेलैक्स मेथड ये देखने के पहले हम देखेंगे पैरेलैक्स, व्हाट इज मीन बाय पैरेलैक्स। तो दोस्तों चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मानो मैंने लिया ये पेन और ये आँख बंद की, एक आँख मैंने मेरी मान लो पहले राइट वाली आँख बंद की, तो मुझे ये पेन विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, ये पेन की पोजीशन जो दिख रही है, और मैं अगर अपनी लेफ्ट वाली आँख बंद करता हूँ और इस पेन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड जो दिख रही है, इसमें साफ साफ चेंज दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। आप भी करके देखो, क्योंकि आप जब लेफ्ट वाली आँख बंद करोगे तो राइट वाली आँख ओपन रहेगी, तब राइट साइड का जो बैकग्राउंड रहेगा वो ज़्यादा दिखाई देगा। अगर ये वाली आँख बंद करूँ तो लेफ्ट वाला बैकग्राउंड ज़्यादा दिखाई देगा। तो दोस्तों इसकी वजह से मुझे ऐसे लगेगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हुई, पर पोजीशन तो वही थी। आप ये घर पे भी करके देखो, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये किस वजह से होता है? तो इसी को कहते हैं हम पैरेलैक्स। अभी आप कहोगे पैरेलैक्स आपने तो समझा दिया सर, बट हमें तो एग्ज़ाम में लिखना है, हमें रट्टा मारना ही होगा। तो नहीं, बन रही है ना यारो डेफिनेशन, देखो बनाइए। इफ़ देयर इज apparent change in position of object, apparent बोले तो साफ साफ चेंज, मीन्स ऐसे नहीं थोड़ा ही चेंज हुआ। देयर इज apparent change in position of object ड्यू टू व्हाट? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मैं पहले ये आँख से देख रहा था, अभी ये आँख से देखा, तो दोस्तों किस वजह से चेंज हुआ? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वर, इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स। लिख दी गई डेफिनेशन, ये लिख के दो, चलो लिख देता हूँ। अगली बार सिर्फ सुन के अपनी नोट पर कॉपी पर नोट कर लेना दोस्तों। तो हम पैरेलैक्स की डेफिनेशन क्या रहता है दोस्तों? एपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर is called as पैरेलैक्स। बन गई डेफिनेशन। तो आप अभी ये इजी वे में लिख सकते हो और हमें ऐसे ही डेफिनेशंस बनाते रहना है। तो दोस्तों ये हो गया पैरेलैक्स। अभी मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ जो हमें पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है, वो अभी हमें यूज़ करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था रोहित भाई की और मोहित भाई की, जिन्होंने नहीं सुनी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिन्होंने नहीं सुनी आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। मैंने पूरा प्लेलिस्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का मैं अभी बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे विराट भाई ने देखा था अलग अलग चाल के बारे में, और फिर जब वो बैठे चेस के गेम में, तो उन्होंने जो समझा था उसे अप्लाई करना शुरू किया। वैसे ही हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा था उसे अभी हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मानो ये एक प्लेनेट है, इसे P नाम देते हैं। ये एक पोजीशन है, इसे कहते हैं न्यूयॉर्क, और मान लो इसे कहते हैं हमारा मुंबई। तो दोस्तों मैं एक प्लेनेट को न्यूयॉर्क से देख रहा हूँ, अमेरिका से देख रहा हूँ, और उसी प्लेनेट को मैं टेलीस्कोप की मदद से मुंबई से देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो पोजीशन बनने के बाद यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, इसे मैं कहता हूँ B, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसे कहता हूँ D। तो अभी आप कहोगे
मुंबई से जो मैं प्लैनेट को देखूंगा तो मुंबई भी अर्थ पे ही है, और जो न्यूयॉर्क से प्लैनेट को देखूंगा तो न्यूयॉर्क भी अर्थ से ही है, अर्थ पर ही है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि देखो ऐसी कुछ बड़ी सी संख्या हमें मिलती है 7 8 9 4 3 2 5 8 4 2, और एक संख्या मिलती है तो दोस्तों अगर मान लो ऐसी कुछ संख्याएं हैं और इनका बहुत 10-12 नंबर्स मैंने आपको ऐसे दिए, जो कि पहले 10 नंबर मान लो सेम है और लास्ट वाला जो डिजिट है वो अगर चेंज है तो कुछ फर्क गिरेगा नहीं, इसे हम नेग्लिजिबल चेंज कहते हैं, इसे हम फिजिक्स के अंदर चल जाता है ये। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, इतनी बड़ी अगर संख्याएं हैं। अगर आपको समझने के लिए मैं एक बार और क्लियर करता हूँ, यही देखो 7 8 9 4 2 3 2 5 8 7 4 8 ऐसे कर देता हूँ। अभी ये इतनी बड़ी संख्याएं है, एक डिजिट चेंज है, तो दोस्तों कुछ ज़रूरी है कि सेम ही होना चाहिए। तो हम मीन्स जो मेज़रमेंट लेने के वक्त ऐसे बातों को थोड़ा छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों न्यूयॉर्क भी और मुंबई भी अर्थ पर ही है। तो दोस्तों अभी देखो हमें क्या करना है, यहाँ से देखने के बाद यहाँ से देखने के बाद यहाँ कुछ एंगल तो बनेगा, ये एंगल को हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, नहीं तो पैरेलैक्टिक एंगल। बना ये डेफिनेशन, देखिए बन जाएगी डेफिनेशन। इफ अ ऑब्जेक्ट और प्लैनेट, इफ अ ऑब्जेक्ट और प्लैनेट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम व्हाट one position and another position, then angle made at planet or object is called as पैरेलैक्टिक एंगल। हो गई? तो आप लिख लेना दोस्तों। हमें अभी आगे बढ़ना है। देखिए मैंने जैसे ही कहा पिछले लेक्चर में जो सीखा था वो अभी अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करोगे, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, ऐसा एक सर्कल बनाया था, यहाँ एक रेडियस लिया था, यहाँ एक रेडियस लिया था, इसे आर्क लेंथ कहा था, और यहाँ जो था उसे एंगल थीटा कहा था। थीटा का फॉर्मूला था आर्क लेंथ अपॉन, होशियार बच्चे हैं, रेडियस। तो दोस्तों अभी देखो, अगर ये आर्क लेंथ ये एक कर्व में है, मैं यहाँ पे भी एक कर्व बनाता हूँ, अगर ये कर्व में है और मैंने ये थीटा बहुत छोटा कर दिया, ये जो लेंथ है ये ऐसी पास में ले ली, और यहाँ जो बनेगी ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखो ये अगर ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा छोटा सा, और ये जो है ये लगभग सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, जो न्यूयॉर्क से लेके प्लैनेट का डिस्टेंस है, मानो न्यूयॉर्क से मून का डिस्टेंस है, और दोस्तों मुंबई से मून का डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क टू मुंबई के डिस्टेंस में। न्यूयॉर्क से लेके मुंबई का डिस्टेंस कुछ किलोमीटर्स में होगा, कुछ 1000 किलोमीटर्स में होगा, पर जो मून का डिस्टेंस होगा वो 10⁻⁷, 10⁻8 इतना कुछ दूर होगा। मीन्स एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस विल बी वेरी लो। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये जो लेंथ होता है जैसे मैंने यहाँ बताया ये ऐसे होगा, और अगर आप टेलीस्कोप के सहारे से देखोगे मून को अलग अलग पोजीशन से, तो दोस्तों जो एंगल चेंज होगा वो बहुत बड़ा ऐसे नहीं होगा, बहुत छोटा सा एंगल चेंज होगा, जिसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं। देखो एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, ये है 90 डिग्री का एंगल। जब ये छोटा हो जाता है ना 45 तक, तो ये जो है ये पास में आ जाते हैं, और ये 0 डिग्री हो जाता है ना, एक दूसरे पे कोलैप्स हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये ऐसा थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ जो लाइन बनेगी ये कर्व बनी क्या और सीधी बनी क्या, सेम ही होगा। तो दोस्तों अभी देखो मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने देख लिया B इज़ वेरी 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 लेस देन D। तो ऐसे टाइम क्या होता है दोस्तों, हमें थीटा का फॉर्मूला पता है। यहाँ अगर डालो इसे ऐसा करके घुमा दो, रोटेट कर लो, तो क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा D, ये बनेगा B, निकालना है थीटा। थीटा का फॉर्मूला जल्दी से बोलो दोस्तों, ये आएगा B/D। तो D कैसे फाइंड करोगे, D फाइंड करने के लिए बन गया फॉर्मूला B/थीटा। इजी है, प्रॉब्लम से अच्छे से समझ लेंगे। तो दोस्तों अभी आपको ये फॉर्मूला पढ़ लेना है, रटना नहीं है। तो अभी चलो बढ़ते हैं आगे। अभी आपको दिया होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि मून का जो डायमीटर है या सन का डायमीटर है वो इतना है। अभी ये मेज़र करने कौन गया था भाई, तो ये भी पैरेलैक्स से ही हमें समझ में आता है। तो हम डायमीटर ऑफ द प्लैनेट कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे हम। डायमीटर ऑफ प्लैनेट, तो दोस्तों डायमीटर ऑफ प्लैनेट ये आपने पिछले कुछ क्लास में पढ़ रखा होगा कि आपको दिया गया है। आपको लगता होगा बस क्वेश्चंस लेने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए अज्यूम कर लेते होंगे, तो नहीं, ये कैसे मेजर किया जाता है। देखो ये मानो हमारा मून है या कोई प्लैनेट है, इसे मैं सर्कल नहीं बनाए पर मान लो सर्कल ही है। तो दोस्तों ये उसका डायमीटर है A और ये है B, और मैं इसे देख रहा हूँ यहाँ से। देखो इसे मैं कहता हूँ P जगह से मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस को। तो दोस्तों अभी हमने देखा, मैंने जो B को देखा यहाँ से और A को देखा, यहाँ जो डिस्टेंस होगा, देखो मून को एक पार्ट मून का मैं टेलीस्कोप के सहारे से देख रहा हूँ और दूसरा मतलब जो पॉइंट है वो देख रहा हूँ। तो यहाँ जो टेलीस्कोप पे एंगल बनेगा ये बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ भी एंगल रहेगा, इसे हम अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा। और दोस्तों ये जो डिस्टेंस होगा कर्व का और ये तो लगभग सेम ही होगा। तो दोस्तों हमें वापस वही फॉर्मूला, वही लॉ अप्लाई करना है जो हमने प्लेन एंगल में सीखा था। तो दोस्तों अल्फ़ा लेने से पहले ये जो D, ये अर्थ से लेके, क्योंकि ये एक अर्थ का पॉइंट है, ये अर्थ से लेके प्लैनेट तक का डिस्टेंस हो गया जो हमने पहले भी देखा था। ये डायमीटर हम डिनोट करते हैं छोटे d से, और छोटा d का फॉर्मूला बनाइए, जल्दी नहीं बन रहा है। देखिए जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, आर्क लेंथ। हमें क्योंकि ऐसा एक सर्कल बनाना है, ऐसा वाला, ये d रेडियस का, तो इसका जो आर्क लेंथ होगा ये होगा d, तो हमने लिख दिया d। और दोस्तों जो रेडियस होगा वो होगा बड़ा D। अभी हमें तो पता ही है जो एंगल मेजर करने का फॉर्मूला है वो है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो दोस्तों अभी हमें D फाइंड करना है, छोटा वाला। तो ये कैसे करोगे, इधर कर लेते हैं, ये चले जाएगा इधर ऊपर, बन जाएगा अल्फ़ा D। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको कंसेप्ट जल्दी समझ में आएगा और होने वाली जो मिस्टेक्स है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ध्यान रखो, छोटा d इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बड़ा वाला d। तो दोस्तों अभी देखो हम प्रॉब्लम लेते हैं, चलो एक प्रॉब्लम लेता हूँ। अभी प्रॉब्लम लिखने में मैं टाइम पास नहीं करूँगा, मैं बस पढ़ के दिखाता हूँ। द मून इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 × 10⁸ मीटर फ्रॉम द अर्थ
अभी मून का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है अर्थ से कितना है, वो है 3.84 इंटू 10⁸ एंड इफ viewed from two diametrically opposite point on the earth, the angle subtended at the moon is 1 degree. What is the diameter of earth? अभी उन्होंने जो दिया है, अभी देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना, ये भी मैं आपको, ये हमारा पहला ही न्यूमेरिकल है इसलिए बता देता हूँ। तो दोस्तों जब हम 11th में आते हैं तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना, देखो अभी हम एक साइंस की फील्ड में आ चुके हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं ना ये सिस्टेमेटिक और मीन्स सिस्टेमेटिक होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। तो हमें अगर कुछ फाइंड करना है, कुछ सॉल्व करना है, तो वापस वो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप JEE में, नीट में, CET जब दोगे तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो ये आदत डाल लो, गिवन डेटा यानी क्या, जो आपको दिया हुआ है। अभी आप कहोगे क्या दिया है सर, तो यहाँ दिया है मून इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸ तो हम लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। अभी उन्होंने दिया है डिस्टेंस ऑफ मून, हम कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, हम करते हैं बड़े D से, तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। अभी उन्होंने दिया है एंगल सबटेंडेड एट मून कितना है, तो ये होगा अल्फ़ा। ये कितना है दोस्तों, ये दिया है 1 डिग्री। और क्या पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम टू फाइंड। अभी देखो ये हो गई हमारी पहली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। टू फाइंड क्या करना है दोस्तों, D डायमीटर ऑफ अर्थ फाइंड करनी है। तो चलो एक फिगर बना लेते हैं पहले, क्योंकि उससे आपको जल्दी क्लियर होगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं मून से अर्थ को, अर्थ नीचे है तो हम ऐसे बनाते हैं आपको समझने के लिए। हाँ दोस्तों देखो, सॉरी पहले मुझे सर्कल बनाना होगा, फिर बनेगा ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अभी ये है डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट। देखो दोस्तों यहाँ हम कहेंगे A, यहाँ कहेंगे B, ये मून का लेंगे M, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया D, और फाइंड करना है डायमीटर छोटा d। तो दोस्तों ये कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे सर इजी फॉर्मूला है, क्या इतना टाइम पास कर रहे हो, अल्फ़ा इंटू D, और डाल दोगे 1 इंटू D की वैल्यू क्या है दोस्तों 3.84 इंटू 10⁸। अरे ये तो बहुत इजी था, 3.84 इंटू 10⁸ कैसे हुआ इतना फास्ट और इतना टाइम पास कर दिया। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता, ये रॉन्ग है। अब आप कहोगे सर कैसे रॉन्ग है, तो दोस्तों हमें गिवन डाटा देखते वक्त प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा ये स्टेप्स आपको इम्पॉर्टेंट होने वाले। तो जब भी आप गिवन डेटा देखोगे दोस्तों, तब हमें क्या करना है कि हर जो क्वांटिटी दी गई है और पूछी गई है वो सेम है, ऐसा यूनिट ही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों 1 डिग्री में दिया गया है एंगल का जो फॉर्मूला है ऐसा यूनिट जो है वो मैंने आपको बताया था, वो क्या है दोस्तों, वो है रेडियन। तो अभी डिग्री का रेडियन करने के लिए मैंने आपको कहा था, जो आपने किया मुझे पता नहीं, पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर नहीं सॉल्व किया है तो पिछले लेक्चर में जो मैंने बताए थे क्वेश्चन वो सॉल्व करके जल्द से जल्द हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कर बताइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कांटेक्ट में रह सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स लिख देता हूँ जो हमें हमेशा यूज़ होने वाले हैं। अभी ये वाला पार्ट जो है ये हमें रट ही लेना होता है, क्योंकि सब तो हम रट नहीं रहे हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। 1 मिनट मतलब क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। और दोस्तों 1 सेकंड यानी क्या होता है 4.84 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अभी ये तो आपको रट ही लेना है, समझे दोस्तों।
तो अभी ये हुआ कितना 1.745 इंटू 10⁻²। अभी कर लो कैलकुलेशन। यहाँ थर्ड स्टेप लिख देना फॉर्मूला। मीन्स देखो इतना सा प्रॉब्लम कितनी स्टेप्स बना दी मैंने आपको। फॉर्मूला क्या है आपका फेवरेट फॉर्मूला, D = अल्फ़ा इंटू डी। डाल दो वैल्यू डालने से पहले और एक स्टेप बना लेते हैं, इसे हम कहेंगे कैलकुलेशन। 4 मार्क्स फिक्स हो गए दोस्तों आपके कैलकुलेशन पे आने से पहले। तो क्या होगा, D = अल्फ़ा की वैल्यू दोस्तों 1.745 इंटू 10⁻² इंटू 3.84 इंटू 10⁸8। तो दोस्तों ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। इसके लिए आपको लॉग टेबल की आवश्यकता होगी। अभी आप में से बहुत से लड़कों को लॉग टेबल यूज़ करना अभी तक नहीं आता होगा, तो आप क्या कीजिए, आप हमारे सुपर एक्सीलेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ हमारे पोले सर ने लॉग टेबल कैसे यूज़ करना होता है इसका पूरा वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप वहाँ जाके सीख लीजिए। आपको जब हम पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जो होगा डायमेंशंस पर। अभी डायमेंशंस मतलब क्या यही लेक्चर में नहीं बताता, आगे पढ़ते। तो दोस्तों घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। एंजॉय करते करते पढ़े, रट्टा मारना छोड़ दीजिए। बाय बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.